नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 सबसे बड़ी खबरों में। तो दोस्तों जानते हैं पहली बड़ी खबर। यूपी इलेक्शन 2022 संयुक्त किसान मोर्चा की हुई बैठक। राकेश टिकैत ने बीजेपी का जिक्र करते हुए यूपी चुनाव को लेकर की अपील। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को बैठक की। इस बैठक के बाद किसान मोर्चा के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विधानसभा चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा देना होगा। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बजट से बहुत उम्मीद थी लेकिन नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में हमारा सभी से यह सवाल रहेगा, जो भी वोट मांगने आएंगे उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा कि एक पर्चा देंगे वोटर्स को जिसमें कई सारे सवाल होंगे। सभी वोट मांगने वालों से उसमें हाँ या ना में जवाब लेंगे। उत्तराखंड में भी ये पर्चा लोगों को बांटेंगे जिसमें हमारे सवाल हैं। इसका जवाब वोट मांगने आए सभी से लेंगे। इन जवाबों के आधार पर वोटर खुद तय करेगा कि किसको वोट देना है। राकेश टिकैत ने ट्वीट पर एक बयान भी जारी किया। इसका शीर्षक है, इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा को इस चुनाव में किसान विरोधी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने पर मजबूर किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में बढ़ता हिजाब का विवाद। श्री राम सेना प्रमुख बोले, बुर्का या हिजाब पहनना है तो पाकिस्तान जाए। हाई कोर्ट 8 फरवरी को करेगा सुनवाई। जी हां दोस्तों, उडुपी के स्कूल से शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे कर्नाटक में फैल गया है। मामले को लेकर छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, इसलिए उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। वहीं हुबली में श्री राम सेना के प्रमोद मुतालिक ने कहा कि क्या आप भारत को पाकिस्तान या अफगानिस्तान बना रहे हैं? अगर बुर्का या हिजाब की मांग कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। इस मामले में मुस्लिम स्टूडेंट की याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट 8 फरवरी को सुनवाई करेगा। गुरुवार को कोर्ट ने जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की बेंच ने यह आदेश दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी 2022 में शुरू हुआ था, जब उडुपी के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ने हिजाब पहनने के कारण 7 लड़कियों को क्लास में जाने से रोक दिया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया था कि हिजाब पहनने की परमिशन न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। यूपी इलेक्शन 2022 लोनी में विरोधियों पर जमकर बरसे अमित शाह। बोले, कल अखिलेश के गुंडों ने यहां किया तांडव। जी हां दोस्तों, यूपी में चढ़े सियासी पारे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोनी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर सियासी वार किए। उन्होंने इस दौरान कहा कि कल अखिलेश बाबू यहां आए तो उनके गुंडों ने यह तांडव किया। मैं आज उनसे कह कर जाता हूं कि अपने आप में रहिएगा, घर में रहिएगा, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है। हमने 2017 में कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ, हम यूपी में माफिया का नामो निशान खत्म कर देंगे। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं को चुन चुनकर यूपी से बाहर निकालने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह भाजपा प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर के पक्ष में लोनी में रैली करने पहुंचे। दोस्तों अमित शाह ने कहा कि 2022 का ये चुनाव माफियाओं को चुन चुनकर समाप्त करने का है, युवाओं के उज्जवल भविष्य का चुनाव है। राम प्यारी के नेतृत्व में तैमूर लंग को भगाया, लोनी वीरों की भूमि है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। भारत ने बीजिंग विंटर ओलंपिक का किया बहिष्कार। गलवान झड़प में शामिल चीनी सैनिक को टॉर्च बेयरर बनाने के विरोध में फैसला। जी हां दोस्तों, बीजिंग में 4 फरवरी से शुरू हो रहे विंटर ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में कोई भारतीय अधिकारी शामिल नहीं होगा। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने गलवान वैली में भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में घायल अपने एक सैनिक को ओलंपिक टॉर्च बेयरर बनाया है। भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए गेम्स का डिप्लोमेटिक बायकॉट करने का फैसला किया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीन खेल में राजनीति को ला रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। देश में कोरोना पर काबू, 11 राज्यों में खोले गए स्कूल। जानिए केंद्र की क्या है नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के मामलों में कमी के चलते एक बार फिर राज्यों में जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। शिक्षा मंत्री ने बयान जारी करते हुए कहा कि 11 राज्यों में स्कूल पूरी तरह खुले हैं और 9 राज्यों में बंद। इस बीच केंद्र ने इसको लेकर नए और संशोधित दिशा निर्देश और कोविड प्रोटोकॉल जारी किया। इसका पालन स्कूल कॉलेज के फिर से खोलने के दौरान किया जाना है। विस्तृत चर्चा के बाद केंद्र ने स्कूलों के लिए ये दिशा निर्देश दिए हैं।
दिशा निर्देशों में स्कूलों को फिर से खोलने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सीखने की व्यवस्था को डेवलप करने पर जोर दिया गया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह देते हुए कहा कि इन कोविड एसओपी और दिशा निर्देशों को पालन करने के साथ ही खुद के दिशा निर्देश तैयार करें। दोस्तों, केंद्र ने जो स्कूलों के लिए एसओपी तैयार की है वो कुछ इस तरह से है। स्कूल में उचित सफाई और स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित करना और निगरानी करना, छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना, स्टाफ रूम, ऑफिस एरिया, असेंबली हॉल और अन्य कॉमन एरिया में हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी स्कूल कार्यक्रम न करें जहां सोशल डिस्टेंसिंग संभव न हो। सभी छात्रों और कर्मचारियों को फेस कवर, मास्क पहनकर स्कूल आना चाहिए और इसे पूरे दिन पहनना चाहिए। मिड डे मील के वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखा जाना चाहिए क्योंकि छात्रों को अपना मास्क उतारना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा में निजी नौकरियों में 75% आरक्षण पर रोक। हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार के आदेश पर स्टे लगाया, प्राइवेट सेक्टर ने दी चुनौती। जी हां दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को राज्य के निजी सेक्टर की नौकरियों में 75% रिजर्वेशन लागू करने वाले एक्ट के तहत कार्यवाही करने से रोक दिया है। फरीदाबाद इंस्टीट्यूट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्टे लगाया गया। इससे पहले इस मामले में हरियाणा सरकार की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया, लेकिन उनकी दलीलों से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 के तहत निजी सेक्टरों में नौकरियों में युवाओं को 75% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था। इस एक्ट से प्राइवेट सेक्टर नाराज था। सरकार ने नवंबर 2020 में इस एक्ट को नोटिफाई किया था। राज्य सरकार ने संबंधित एक्ट के तहत गत 15 जनवरी से कार्रवाई करते हुए एक आदेश जारी किया, जिसमें निजी सेक्टर की कंपनियों को 3 महीने में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फरवरी से महंगे हो जाएंगे चार्ज, एसबीआई से आईएमपीएस के लिए देना होगा ज्यादा फीस। आईसीआईसीआई बैंक ने क्रेडिट कार्ड पर चार्ज भी बढ़ा दिया। जी हां दोस्तों, फरवरी से कई बैंकों ने अपनी अलग अलग सेवाओं पर चार्ज बढ़ा दिया है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कहा है कि अब उसकी शाखाओं से आईएमपीएस करने के लिए ज्यादा फीस देनी होगी। बैंक की वेबसाइटों के मुताबिक उसकी शाखाओं से इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि आईएमपीएस के तहत रकम ट्रांसफर करने की सीमा बढ़ा दी गई है। अब इसे 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। 1 फरवरी से यह लागू भी हो गया। इसके लिए अब बैंक 2 से 5 लाख रुपए के ट्रांसफर पर 20 रुपए प्लस जीएसटी वसूल करेगा। इसी तरह दोस्तों आईसीआईसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड पर चार्ज बढ़ा दिया है। बैंक ने अपने ग्राहकों को संदेश भेजा है। उसने कहा है कि 20 फरवरी से चार्ज में बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक कैश एडवांटेज पर ट्रांजैक्शन चार्ज 2.5% लगेगा। वहीं दोस्तों इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि 1 फरवरी से उसने ऑटो डेबिट को लागू कर दिया है। अगर आपके अकाउंट से हर महीने कोई किस्त कट रही है और यह बाउंस हो गई तो प्रति ट्रांजैक्शन 250 रुपए का चार्ज लगेगा। पहले यह चार्ज 100 रुपए था, इसमें 150 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविशील्ड से मौत का आरोप। डॉक्टर बेटी की मौत के बाद पिता ने 1000 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा। बोले वैक्सीन पर भरोसा ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र से कोरोना वैक्सीन को लेकर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए एक मेडिकल प्रोफेसर के पिता ने 1000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मौत कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हुई। याचिका में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके सहयोगी बिल गेट्स, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता दिलीप लूनावत के अनुसार उनकी 33 वर्षीय बेटी स्नेहल नागपुर के एक मेडिकल कॉलेज में सीनियर लेक्चरर थी। उसने 28 जनवरी 2021 को कोविशील्ड की पहली डोज नासिक में ली थी। 5 फरवरी को उसके सिर में तेज बुखार हुआ। डॉक्टर से संपर्क करने पर उसे माइग्रेन की दवा दी गई, जिसे खाकर उसे बेहतर महसूस हुआ। इसके बाद 6 फरवरी को उसने गुड़गांव यात्रा की और 7 फरवरी की सुबह 2 बजे उसे थकान के साथ उल्टी हुई। पास के आर्यन अस्पताल में भर्ती होने पर स्नेहल को कहा गया कि उसके ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है। न्यूरोसर्जन मौजूद न होने के कारण उसे दूसरा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्नेहल को दिमाग में खून का थक्का होने की आशंका जताई, जिसके बाद उसे ब्रेन हेमरेज हुआ। डॉक्टर ने खून का थक्का हटाने की सर्जरी की, जिसके बाद स्नेहल 14 दिन वेंटिलेटर पर ही रही, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 1 मार्च 2021 को उसकी मौत हो गई।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजट 2022 1 अप्रैल से बदलेगा प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर टीडीएस नियम, जाने होम बायर्स पर क्या होगा असर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश कर दिया। बजट में नॉन एग्रीकल्चरल इंप्रूवल प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन से जुड़े टीडीएस के नियम में बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक 50 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू की नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शंस पर अब सेल प्राइस या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में से जो ज्यादा होगा उसे 1% टीडीएस के लिए आधार माना जाएगा। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन का प्रावधान है। यह बदलाव इस साल 1 अप्रैल यानी कि नए वित्त वर्ष से लागू हो जाएगा। नियम में बदलाव के बाद अगर ट्रांजैक्शंस में स्टैंप ड्यूटी 50 लाख या इससे ज्यादा है और ट्रांजैक्शंस की वैल्यू भले ही 50 लाख से कम है तो 1% टीडीएस का पेमेंट करना होगा। दोस्तों फिलहाल अभी 50 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू की नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस पर 1% टीडीएस का नियम है और इस 1% टीडीएस के लिए प्रॉपर्टी की कीमत को आधार माना जाता है। टीडीएस का यह नियम सिर्फ 50 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू के ट्रांजैक्शंस पर लागू होता है, लेकिन अब इस नियम में परिवर्तन हो गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों भारत के तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।